So hello everyone, welcome back to the channel UGC NET Paper 1 We Can We Will. So today's topic is remedial teaching plus many more other topic also we will cover. So first one is remedial teaching. Remedial teaching का क्या मतलब होता है? Remedial teaching वो teaching होती है जब स्टूडेंट फेस करता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, जब स्टूडेंट अनक्लियर हो जाता है कंसेप्ट्स को लेके, तो एक रेमेडियल टीचिंग उसे प्रोवाइड कराई जाती है जिससे वो अपने कंसेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है और अपने डाउट्स को, अपने डिफ़िकल्टीज़ को क्लियर कर पाता है. Where student face difficulties in understanding the concept, they need remedial teaching. अब एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम है जो डायग्नोस की जाती है, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो वो थ्रू रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है. अब हम कैसे रिमूव कर सकते हैं डेफिशिएंसी को नॉलेज और स्किल्स में? तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव, एक होता है कोलैबोरेटिव. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जो कोऑपरेटिव होता है उसको आपने चेस से याद रखना है और जो कोलैबोरेटिव होता है उसको आपने क्रिकेट से याद रखना है. जो कोऑपरेटिव होता है आपका, जिसको आपने चेस से लर्न करना है, उसका मतलब होता है कि जब इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ग्रुप परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग. लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम क्रिकेट से लर्न क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें जो ग्रुप परफॉर्मेंस है उसको इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है. जैसे चेस में इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा तो वो एक ग्रुप का नीम होता है, और जब हम कोलैबोरेटिव की बात करते हैं तो बहुत सारे मिलकर ग्रुप एज अ ग्रुप खेलते हैं. लेकिन एक एक, जैसे मैन ऑफ द मैच बनता है, एक बेस्ट बॉलर बनता है, या जिसने बेस्ट कैच पकड़ा हो वो बनता है, बहुत सारे डिफरेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में वो चीज़ आपकी काउंट होगी. लेकिन ग्रुप परफॉर्मेंस से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ जब हम कंपेयर करते हैं तो वो कोलैबोरेटिव होता है, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जब हम ग्रुप परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं so that is your cooperative. Very much important from your examination of point of view, cooperative और collaborative. तो ये दोनों चीज़ें आपने एक चेस और एक क्रिकेट से याद रखना है कि चेस में इंडिविजुअल जाएगा और क्रिकेट में पूरी टीम जाती है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ बिहेवियर. हमारे पास दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक की बिहेवियर होते हैं, एक हेल्पिंग बिहेवियर होता है. की बिहेवियर का मतलब होता है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, हाउ दे डिलीवर्ड कंटेंट टू स्टूडेंट. कैसे टीचर है जो वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट को. लेकिन अगर हम हेल्पिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें आता है कि हाउ टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट. की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से. आपको ये एज इट इज़ लर्न करने होंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज ही लर्न करें, की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर को. सो सबसे पहले आता है हमारे पास की बिहेवियर. की बिहेवियर आपका सबसे पहले आया कि टीचर को कैसे पढ़ाना है. टीचर को सबसे पहले लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी सेकंड पॉइंट, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट. इसका क्या क्या मतलब है हम एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले आता है लेसन की क्लैरिटी. जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो जो लेसन वो या जो भी कंसेप्ट वो बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि टीचर खुद में कंफ्यूज है कि उनको कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो वो कंसेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं हो पाएगा. डिफरेंट टाइप्स के बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी, इसलिए लेसन क्लैरिटी इज़ वेरी मस्ट. देन सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रक्शनल वेराइटी. इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब होता है डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस का मतलब यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना. देन थर्ड वन इज़ टीचर टास्क ओरिएंटेशन. टीचर टास्क ओरिएंटेशन होता है कि टीचर के जो टास्क है वो बच्चों को, मतलब टीचर एक अपने
एक टीचर का अपना एक टास्क हो कि मुझे आज इतना कवर करना है, सिमिलरली बच्चों को भी वो डिफरेंट तरह के टास्क दे ताकि बच्चे भी अवेयर हो जाए, बच्चे भी बहुत कुछ सीख सके उन टास्क से और बच्चे भी उन टास्क को अचीव कर पाए। फोर्थ वन इज़ एंगेजमेंट इन लर्निंग। एंगेजमेंट इन लर्निंग का मतलब है कि बच्चों को भी एंगेज करना सीखने में। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सी ऐसी टास्क ओरिएंटेशन, ऐसी चीज़ें करवाना ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो सके। एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब है कि लास्ट में बच्चों की जो सक्सेस है, जो पूरे दिन का मतलब जो पूरे ये 4 पॉइंट्स है, इसका आउटपुट आना, इसकी सक्सेस आना, दैट इज़ स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो ये आपकी की बिहेवियर है जो आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग, स्टूडेंट सक्सेस रेट। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग बिहेवियर की। हेल्पिंग बिहेवियर होता है कि कैसे टीचर हेल्प करता है बच्चों को। सो फर्स्ट वन इज़ यूजिंग स्टूडेंट आइडिया। सबसे पहले टीचर है जो वो बच्चों के आइडियाज़ को सुनेगा, उन्हें फिर स्ट्रक्चर करेगा, उनका एक स्ट्रक्चर बनाएगा। देन क्वेश्चनिंग होगी। थर्ड वन इज़ योर क्वेश्चनिंग, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। फोर्थ वन इज़ प्रोबिंग। प्रोबिंग मैंने यहाँ लिख के भी रखा है। प्रोबिंग मीन्स हिंट देना। जब बच्चे कहीं फंस जाते हैं या बच्चे जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो टीचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रोब करते हैं। प्रोब करना मतलब हिंट देते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को ग्रैब कर सके और वहीं से आंसर देने की कोशिश कर सके। जो बच्चा भूल चुका है उसे बच्चा कहीं ना कहीं उस हिंट से रिमाइंड कर सके कि इसका आंसर ये होना। एंड लास्ट में टीचर इफ़ेक्ट। टीचर इफ़ेक्ट होता है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लासरूम में। बच्चों का होना या टीचर का होना क्लास में इज़ नॉट सफिशेंट। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना क्लास में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टीचर इफ़ेक्ट का मतलब है गुड एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। सो अगर हम हेल्पिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़, देन स्ट्रक्चरिंग, देन क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड लास्ट वन इज़ योर टीचर इफ़ेक्ट। तो हेल्पिंग बिहेवियर और आपके की बिहेवियर आपने एज इट इज़ लर्न करने हैं और इनका एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ क्वेश्चन आपको दिखेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। ये भी आपका एक टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टीचिंग एप्टीट्यूड में। क्योंकि क्लास में जब एक टीचर बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसे देखने को मिलते हैं। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर एक पर्सन है जो वो आपस में अलग है। तो टीचर को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि जो भी इंडिविजुअल स्टूडेंट बैठा है उसके नीड्स, उसका बिहेवियर कैसा है, और वो चीज़ टीचर को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि हर एक बच्चे का जो नेचर है, हर एक बच्चे का जो बिहेवियर है वो सेम नहीं होता। ठीक है, वेरिएशंस है जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स में किसी इंसान में, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कहते हैं। क्योंकि बहुत तरह की वेरिएशंस होती है। आपने घर में भी देखा होगा, आपके भाई बहन होंगे तो कोई किस नेचर का होगा, कोई किस नेचर का होगा। तो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके रहते हैं। तो हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस होते हैं जैसे कोई छोटा है, कोई टॉल है, कोई फेयर है, कोई डार्क है। इस तरह के जो भी कंपैरिजन रहते हैं ये फिजिकल डिफरेंसेस में आते हैं। फिर डिफरेंसेस आता है इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस पे मीन्स आपका आईक्यू लेवल कितना है। किसी का कम हो सकता है, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा आता है, किसी को मैथमेटिक्स पुअर है किसी का, या कुछ भी इस तरह का आईक्यू लेवल जो भी, या जीके हिस्ट्री की बात करें तो वो सारी चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस में आती है। देन थर्ड वन इज़ योर डिफरेंस इन एटीट्यूड, बिलीव्स एंड ओपिनियन। इट मीन्स पॉजिटिव नेचर एंड नेगेटिव नेचर। एटीट्यूड्स सबके किसी बात को लेके या किसी भी मतलब कंसेप्ट को लेके, या क्लासरूम में हर बच्चे के अपने अपने एटीट्यूड्स रह सकते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रह सकते हैं, अपने अपने बिलीव्स रह सकते हैं। सो वो सब आपके डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स में आएंगे। फोर्थ वन इज डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स।
These differences are visible in reading, writing and in learning mathematics. अचीवमेंट की बात करें तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा रीडिंग में अच्छे होते हैं, कई राइटिंग में अच्छे होते हैं और कई लर्निंग मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं. सो वो आता है आपका डिफरेंसेस इन अचीवमेंट में. फिर आता है डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी. मोटर एबिलिटी का मतलब है एफिशिएंट स्किल इन डिफरेंट फील्ड. जहाँ पर भी हम मोटर एबिलिटी की बात करते हैं दैट मीन्स इट मीन्स हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल साइड की बात कर रहे हैं. सो वो आपका मोटर एबिलिटी में आएगा. देन 6th वन इज़ योर इमोशनल डिफरेंसेस. कई लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, कई बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते. तो वो आपका इमोशनल डिफरेंसेस में आता है. देन 7th वन इज़ डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स. इट मीन्स आपके जेंडर डिफरेंसेस, जैसे बॉयज़ गर्ल्स या मेल फीमेल, इस तरह के जो भी डिफरेंसेस रहते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे. देन 8th वन इज़ रेशियल डिफरेंसेस. रेशियल डिफरेंसेस का मतलब होता है जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, कई रिच होते हैं, कई पुअर होते हैं. सो दैट ऑल कम इन रेशियल डिफरेंसेस. फिर आता है 9th वन डिफरेंसेस ड्यू टू नेशनैलिटी. अब जैसे इंडियन पीपल कुछ स्पीक करते हैं, हमारी लैंग्वेज कुछ है, इवन स्टेट्स में भी फ़र्क है. हिमाचल स्टेट में कुछ और तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, कहीं और चले जाओ वहाँ कोई किसी और स्टेट में आप एंटर करोगे वहाँ कोई और लैंग्वेज बोली जाती है. तो उस तरह के जो डिफरेंसेस रहते हैं. या नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे इंडियन पीपल कुछ और बोलते हैं, यूएसए वाले फॉरेन वाले कुछ और कहते हैं. तो वो सब डिफरेंसेस भी आपके इसमें आ जाएंगे. देन डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब भी इसमें भी आपका रिच एंड पुअर ही आएगा. देन डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, इसमें आपके फैमिलीज़ के बैकग्राउंड आ जाएंगे. देन 12th वन इज़ योर पर्सनैलिटी डिफरेंसेस. इट मीन्स दैट सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, सम आर एक्सट्रोवर्ट. आपने बहुत देखा होगा कई बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं और बहुत बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनसे मतलब जो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को क्लियरली बता देते हैं, उनसे मतलब छुपाई नहीं जाती. लेकिन इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बोलते ही नहीं हैं, वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं. सो इस तरह के जो डिफरेंसेस रहते हैं वो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस में आते हैं. फिर आता है डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल. इट मीन्स फास्ट लर्नर है, कई बच्चे बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं कंसेप्ट्स को, कईयों को बहुत टाइम लगता है, कई लर्न करने में बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, कई बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं. सो वो सब डिफरेंसेस भी आपके इसमें आ जाएंगे. देन 14th इज डिफरेंसेस इन सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट. इट मीन्स आपकी सोसाइटी, आपका बैकग्राउंड, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है वो सब आपका इसमें आ जाता है. फिर अगर हम लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो एज अ होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ यूनिक इन इटसेल्फ. हर एक इंसान की पर्सनैलिटी है जो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक होती है. हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. सबके अपने अपने ओपिनियन, अपने बिलीव, अपने एटीट्यूड्स, अपनी पर्सनैलिटी रहती है. तो उसके अकॉर्डिंग ही एक टीचर को अपने क्लास में जाके बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही समझना पड़ता है. तो ये आपका कंसेप्ट रहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेल कर्व की. बेल कर्व में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, नॉर्म रेफरेंसेस रहते हैं. जो बेल कर्व की लेफ़्ट साइड रहेगी वो आपकी लोअर साइड रहेगी, बीच में बिल्कुल एवरेज रहेगा, एंड राइट साइड इज़ योर हाईएस्ट. तो ये डिफरेंस बताता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का. देन आगे आपको एक टर्म नज़र आ रही है हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स नेचर, मीन्स योर फैमिली. जैसे कुछ चीज़ें बच्चों में नेचुरली होती है, जेनेटिक होते हैं, बताया जाता है. कोई प्रॉब्लम, कई बार कोई डिजीज़ भी होती है, वो भी जेनेटिकल होती है. तो वो सब आपका हेरिडिटी में आएगा. और एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में ग्रोन अप हुए हो, किस माहौल में आप बड़े हुए हो, जिस माहौल में आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है. ठीक है, जैसे आपका फैमिली सेटअप, इकोनॉमिक स्टेटस एंड पीयर ग्रुप. लेकिन हेरिडिटी में आपको ग्रोन अप होने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली जेनेटिकली आपके अंदर आ जाती है वो चीज़ें. लेकिन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में होता है कि किस एनवायरनमेंट में आप, किस माहौल में आप पड़े हो,
आपने बहुत कुछ एनवायरनमेंट सोशल साइड से सीखा है, वो सब आपका एनवायरनमेंट में आ जाता है। देन नेक्स्ट इज़ योर रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। इट मीन्स कुछ रोल रहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एजुकेशन पे, वो हम पॉइंट्स कुछ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास, सेकेंड वन इज़ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल, थर्ड वन इज़ प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास एज पर देयर एबिलिटी, then fourth one is educational guidance, fifth one is curriculum and sixth one is method of teaching। मतलब इन सब पॉइंट्स को अगर हम समझें तो सबसे पहला है लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास। क्लास का एक लिमिटेड साइज़ होना चाहिए। लिमिटेड साइज़ का मतलब है कि क्लास में बच्चे लिमिटेड होने चाहिए ताकि टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान दे सके, हर एक बच्चे को पे फोकस कर सके। अगर क्लास बहुत ज़्यादा बच्चों की होगी तो टीचर भी बहुत ज़्यादा ध्यान बच्चों पे नहीं दे पाएगा। तो लिमिटेड साइज़ होना चाहिए क्लास का। फिर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इंडिविजुअल के पोटेंशियल की। इट मीन्स कि हर एक बच्चे में सेम पोटेंशियल तो होगा नहीं, तो टीचर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। देन थर्ड वन इज़ प्रॉपर डिवीज़न ऑफ द क्लास। प्रॉपर डिवीज़न का मतलब है कि क्लास में बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक डिवीज़न होना चाहिए कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अबव स्टूडेंट या बिलो स्टूडेंट होने चाहिए, ताकि किस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, किस बच्चे पे कम ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें डिस्क्राइब हो पाए या आइडेंटिफाई हो पाए। फिर फोर्थ वन इज़ एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशन गाइडेंस मतलब टीचर की गाइडेंस बच्चों पे रहनी चाहिए। फिर फिफ्थ वन इज़ करिकुलम। करिकुलम का मतलब है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस नहीं होना चाहिए, प्लस ऑल अदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी बच्चों की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन चीज़ों से भी बहुत कुछ सीख सकें। एंड लास्ट वन इज़ मेथड ऑफ टीचिंग। बच्चों के बहुत तरह के मतलब टीचर्स को बहुत तरह के मेथड्स यूज़ करने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे डिफरेंट मेथड से कंसेप्ट अपने क्लियर कर पाए और कुछ अच्छा मतलब सीख पाए और अच्छा रिस्पॉन्स कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप you will like this video. Do like, share and subscribe to my channel.